हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल। सो बात करते हैं आपके पेपर की, जो कि 5 जून को फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का पेपर है। एंड इस सब्जेक्ट में हमें पता है कि कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो नए इंक्लूडेड हैं, यानी कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट में इंक्लूड किए गए हैं। सो हमारे पास इन टॉपिक्स के लिए कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं। सो मैंने जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए, वो क्वेश्चंस इस तरह के वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हम उनको मान सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये एज्यूम आपको नहीं बताऊंगी कि मतलब यही क्वेश्चंस आएंगे, बट हम जस्ट अपने तरफ से करके रखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड मोस्टली जो मैंने इसमें क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, ये आपके पूरे टोटल सिलेबस को कवर करते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कोई भी आपका चैप्टर मैंने स्किप नहीं किया है। एंड जो पुराने चैप्टर्स हैं उनके रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को मैंने इन्वॉल्व किया है। सो होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एंड देखेंगे। आपका पेपर पैटर्न भी एक 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का एंड 1 मार्क्स का है। सो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं 5 मार्क्स के लिए एंड 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो एक लिमिटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। सो 5 मार्क्स के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन चोपड़ा कमेटी। जो आर.एन. चोपड़ा की जो कमेटी थी, ये आपको इस क्वेश्चन में उनके बारे में लिखना है। कब वो कमेटी बनी, उस कमेटी में क्या चीज़ें फाइंड आउट हुई, किस तरीके से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, क्या डिक्लेरेशन निकाला, क्या क्या उन्होंने सर्च की, ये सारा आपको इस क्वेश्चन में बताना रहेगा। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन ब्रीफ। आपको फार्मेसी प्रोफेशन कब शुरू हुआ, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहाँ लगी, सबसे पहली जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन कहाँ शुरू हुई, किस ईयर में शुरू हुई, किसने किया, ये सारा आपको इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ पीसीआई विद देयर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपका हर बार आता है एंड इसके 100% चांसेस होते हैं आने के। पीसीआई क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई यहाँ पे। उसका कंपोजिशन क्या है, एक्स ऑफिसर मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एंड उनका फंक्शन की पीसीआई का बेसिक फंक्शन क्या है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फर्स्ट रजिस्टर, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू मेक एंट्री इन फर्स्ट रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, फर्स्ट रजिस्टर मतलब ऐसा रजिस्टर जिसमें कि आप बोल सकते हैं एंट्री की जाती है जब किसी को भी सर्टिफिकेशन होता है, जब किसी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए पहली एंट्री फर्स्ट रजिस्टर में होती है। उस जो भी स्टूडेंट होता है उसकी डिटेल लिखी जाती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट रजिस्टर, जिसमें कि जो भी कैंडिडेट होता है उसका सारा डिटेल, उसका लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, जितनी भी सारी डिटेल होती है वो लिखी जाती है। एंड ये फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री कब होगी, जब जो पर्सन है जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल हो जाएगा इस रजिस्ट्रेशन के लिए। उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लिया हो या बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट कर लिया हो, तभी जाके उसका नाम इस फर्स्ट रजिस्टर में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर फॉर टेकिंग द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक फॉर डिटेक्शन। आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि ड्रग इंस्पेक्टर का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या किसी भी रिटेल शॉप पे, किसी भी होलसेल शॉप पे जाकर एट अ मोमेंट पे इंस्पेक्शन कर सकता है। एंड अगर उसको लगा कि कोई भी चीज़ें, टोटल 3 पार्ट में उस सैंपल आपको इसमें जनरली ये बताना है कि जो सैंपल है वो कितने पार्ट में ड्रग इंस्पेक्टर डिवाइड करता है, किस पार्ट को गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजता है, किस पार्ट को सैंपल को कोर्ट में भेजता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी रहेंगी एंड किस तरीके से वो सारा प्रोसीजर करता है। राइट इन डिटेल अबाउट फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। हमारे ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है इस चैप्टर में नया इंक्लूडेड है, जो आपकी फार्मेसी एक्ट जो चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर, उसमें ये वाला पार्ट नया इंक्लूड किया गया कि फार्मेसी प्रैक्टिस का किस तरीके से रेगुलेशन करना है। तो इसमें आपको जनरली जो बेसिक किस तरीके से फार्मेसी प्रोफेशन में अप्रेंटिस फार्मासिस्ट होता है उसको किस तरीके से करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में मैंडेटरी लिखनी है। नेक्स्ट आता है, स्टेट 6 कैटेगरीज ऑफ ड्रग विच आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एज पर डीएनसी एक्ट। इसमें 6 कैटेगरीज के ड्रग्स हैं जो कि इंडिया में इंपोर्ट नहीं की जा सकती हैं। वो कौन कौन 6 कैटेगरीज हो सकती हैं, आपने अगर पढ़ा हो कि या तो अगर वो ड्रग सब स्टैंडर्ड है, एडल्ट्रेटेड है, मिस ब्रांडेड है, स्पूरियस है, या उसको जहाँ पे वो बनी है वहाँ पे वो बैन है, या फिर उसमें किसी भी तरह का वो उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में बोल सकते हैं उसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं उनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है हमारी कंट्री में। ये बैन, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अगेंस्ट होता है। सो ये कुछ कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं इंपोर्ट के लिए। गिव एक्स ऑफिसर मेंबर्स ऑफ डीटीएबी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के आपको एक्स ऑफिसर मेंबर्स बताने हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है।
एक्स ऑफिसो मेंबर्स ज़्यादा पूछे गए हैं क्योंकि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं। आपको पढ़ना तीनों है, कभी कभी वो तीनों भी पूछा जा सकता है एंड कभी कभी वो एक्स ऑफिसो मेंबर भी पूछा जाता है, ठीक है ना। गिव द टर्म लोन लाइसेंस एंड रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। लोन लाइसेंस क्या होता है, रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग्स क्या होता है, मैंने बताया था। लोन लाइसेंस का मतलब कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास खुद का लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो किसी और दूसरे पर्सन से वो लाइसेंस ले लेता है एंड उस लाइसेंस पे अपना मैन्युफैक्चरिंग वो शुरू कर सकता है, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं लोन लाइसेंस। एक रीपैकेजिंग होता है। रीपैकेजिंग का मतलब क्या है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या होती हैं जिनके पास पैकेजिंग या मार्केटिंग, जिनको मतलब वो मार्केटिंग नहीं करती, वो क्या कर देती है ना कि अपनी एपीआई किसी भी मार्केटिंग कंपनी को देती हैं या वो ताकि वो अपनी पैकेजिंग करके उसको सेल कर पाए, तो उसी को हम बोलते हैं रीपैकेजिंग, ठीक है ना। इसके लिए भी अलग से लाइसेंस लगता है कि भाई आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो सामान, उसको पैकेट करके उसको मार्केट कर रहे हो अपने नाम से, दैट इज कॉल्ड रीपैकेजिंग। गिव द लिस्ट ऑफ लाइसेंसेज ग्रांटेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन कौन से लाइसेंस देती है, मतलब होलसेल के लिए, रिटेल के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है ना। ये आपको लाइसेंस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आएगा कि मैडम किस क्लास के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में शेड्यूल सी, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच या अदर देन शेड्यूल एक्स के लिए क्या कैटेगरी, यहाँ पे आपको तीनों कैटेगरी को डिवाइड करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड रिटेल तीनों को डिवाइड करेंगे एंड देन मैन्युफैक्चरिंग में शेड्यूल सी, C1, शेड्यूल एक्स एंड अदर देन सी, C1 एंड शेड्यूल एक्स वाला कैटेगरी आएगा। तो हर एक कैटेगरी में आपकी 3 कैटेगरी आएंगे हर एक कैटेगरी में। तो इस तरीके से आपको हर एक कैटेगरी का लाइसेंस बताना रहेगा कि भाई इस कैटेगरी में कौन सा लाइसेंस, इस कैटेगरी में कौन सा लाइसेंस। डिस्कस द प्रोहिबिशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर वो ड्रग पेटेंट में चल रही होगी तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। अगर आपको उस ड्रग का फॉर्मूला सही तरीके से नहीं पता होगा, वो अडल्ट्रेटेड होगी, आपके पास प्रॉपर एरिया नहीं होगा, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। आपके पास अगर वैलिड लाइसेंस नहीं है या आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप उस ड्रग या आपके पास उस ड्रग के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग उस ड्रग की नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि बायोलॉजिकल्स बनानी है एंड बायोलॉजिकल्स के लिए आपके पास प्रॉपर एरिया ही नहीं है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। या जो आप ड्रग आप बनाना चाह रहे हैं उस ड्रग के लिए क्या क्या एपीआई लगता है, किस तरीके से बनती है, वो चीज़ें आपको नहीं पता, तो आप वो ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो ड्रग्स हैं कुछ प्रोहिबिटेड होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मेसी एक्ट क्यों आया, इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि फार्मेसी एक्ट कब आया, ठीक है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया गया, भाई फार्मेसी प्रोफेशन को बेटर करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, किस तरीके से हम अपने फार्मेसी प्रोफेशन को बेटर कर सकते हैं। इसी में अब 1948 में क्या आया, फार्मेसी एक्ट, एंड फिर 1949 में क्या आ गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी एक्ट के अंडर में ही आता है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949। एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बनाया, एजुकेशन रेगुलेशन। सो जो हमारा एजुकेशन रेगुलेशन है वो हमारा फार्मेसी एक्ट में ही आता है। फार्मेसी एक्ट हमेशा, देखिए 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। जो फार्मेसी एक्ट है वो क्या रेगुलेट करेगा, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, कितने आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितने आवर्स का आपका प्रोग्राम होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे जो कॉलेजेस हैं उनको किस तरीके से रनिंग करनी है, करवाना है, ये इनका अप्रूवल कैसे होगा, इनको विड्रॉल ऑफ अप्रूवल कैसे होगा, ये सारा चीज़ें फार्मेसी एक्ट में आएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या करता है कि जो ड्रग्स हैं उनके इंपोर्ट, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनके सेल एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जबकि फार्मेसी एक्ट क्या है, आपके फार्मेसी प्रोफेशन किस तरीके से रेगुलेट होना चाहिए, जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, क्या उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर राइट द डिफरेंस अबाउट द बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज। भाई इसमें पता ही हमको, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, बॉन्डेड लेबोरेटरीज क्या होती हैं, नॉन बॉन्डेड क्या होती है। इसमें से भाई बेसिक डिफरेंस ये है कि एक होती है जो पेड होती है, एक होती है नॉन पेड होती है, एक में एक्साइज ऑफिसर होता है, एक में एक्साइज ऑफिसर नहीं होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। अभी इसमें थोड़ा सा मेरे को भी याद नहीं आ रहा है कि बॉन्डेड कौन सी होती है, नॉन बॉन्डेड, बस इतना सिंपल है कि एक में एक्साइज ऑफिसर होता है, एक में एक्साइज ऑफिसर नहीं होता है, एक में जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी नॉट टू बी पेड, एक में ड्यूटी पेड करनी रहती है, ठीक है ना। आप एक बार इस क्वेश्चन को टैली कर लीजिएगा। राइट द ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज अंडर डीएनसी एक्ट। डीएनसी एक्ट के अंदर क्या क्या ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज आता है, मतलब कि अगर कोई डीएनसी एक्ट को फॉलो नहीं करता है
तो उसके लिए क्या क्या पेनाल्टीज़ लगती हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है, सेलिंग अच्छे से नहीं करेगा या डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं करेगा, तो उसको क्या क्या पेनाल्टीज़ लगती हैं, ये सारा आपको इस क्वेश्चन में बताना रहेगा। What are the operations controlled by state government and सेंट्रल गवर्नमेंट इन NDPS एक्ट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट वो किस तरीके से NDPS एक्ट को रेगुलेट करती है। ठीक है, इसमें आपको अब क्या लिखना रहेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से जो ओपीएम का जो कल्टीवेशन होता है उसको किस तरीके से रेगुलेट करती है। भाई जो जगह है वो खुद से देखती है या फिर जो सैम्पल्स होते हैं उनको खुद से देती है, किसी भी ऑफिसर इंचार्ज को वहाँ पे रखती है कि भाई किस आपको सारी चीज़ें कल्टीवेशन के ड्यूरेशन से लेकर कटिंग से आपको सब चीज़ें देखनी है। सो ये सारा आपको जो जो कंट्रोल हो रहा है ना आपका, ये सारा आपको इसमें लिखना है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ऑर्डर देगी भाई स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या, वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज रखेगा। अब वो ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, अपनी प्रेजेंस में जो भी सैंपल है आप बोल सकते हैं कि रेगुलेट करेगा कि भाई इतना सैंपल ही कल्टीवेशन होना है, इस सैंपल से इतना चीज़ें इतना ही अमाउंट आना चाहिए। सारा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है NDPS एक्ट को रेगुलेट करती है। तो आपको वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। गिव द फंक्शन ऑफ कंसल्टेटिव कमिटी। कंसल्टेटिव कमिटी का रोल क्या है, वो क्या फंक्शन करती है। तो ये सिंपल है कि कंसल्टेटिव कमेटी आपकी एक तरह से एडवाइजरी कमेटी है जो खुद आप बोल सकते हैं जितनी भी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स हैं हमारे, उनको एडवाइस करती है कि हमें फार्मेसी प्रोफेशन को किस तरीके से बेटर करना चाहिए या हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को किस तरीके से और बेटर करना चाहिए। कंसल्टेटिव मतलब क्या, जो कंसल्ट करती है, एडवाइस देती है ताकि हम अपने प्रोफेशन को या हमारे जो एक्ट उसको और बेटर कर सकें। सिंपल है। मेंशन द ऑब्जेक्टिव एंड पेनाल्टीज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, और अगर कोई इस एक्ट से ऑफेंस करता है तो उसको कितने साल का इम्प्रिजनमेंट है, फर्स्ट कन्विक्शन का कितना है, सेकंड कन्विक्शन का कितना है, कितनी पेनाल्टी है, ये सारा आपको मेंशन करना रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट आर प्रोहिबिटेड अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। भाई इसमें आपको ये मेंशन करना है कि कौन से एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, है ना। इसमें हमने पढ़ा था कि जो शेड्यूल जे की ड्रग्स हैं, शेड्यूल जी की ड्रग्स हैं भाई, या जो इस तरीके के जैसे आर्थराइटिस की डिजीज़ है या कोई प्रेगनेंसी है, उसमें किसी भी तरह का ये जो मैजिक रेमेडीज़ हैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो इस डिजीज़ को ट्रीट कर देंगी। सो ये इस एक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है ना। सो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ में आपको वो एडवर्टाइजमेंट बताने होंगे जो प्रोहिबिटेड हैं, जिनकी मार्केटिंग नहीं कर सकते। सिंपल है। सो टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट आर प्रोहिबिटेड। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो आपको इसमें दो चीज़ें देखनी है, प्रोहिबिटेड लिखा है या परमिटेड लिखा है। प्रोहिबिटेड लिखा है इट मीन्स कि वो एडवर्टाइजमेंट जो नहीं कर सकते, परमिटेड मतलब वो एडवर्टाइजमेंट जो कर सकते हैं। सो आपको एक वर्ड से आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अगर इसी जगह पे अगर परमिटेड लिखा होता तो आपको वो बताना होता कि वो कौन से एडवर्टाइजमेंट हैं जो परमिटेड हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ में, जिनकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं। जैसे लीफलेट्स होते हैं, वो एक तरह का इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है ना। जो भी आप जैसे मार्केट प्रोडक्ट लेकर के आइए, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा वो मॉस्किटो रिपेलेंट लेकर के आते हैं तो उसके अंदर छोटा सी लीफलेट रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। या बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसके अंदर लीफलेट पाए, तो वो क्या एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। वो कोई मार्केटिंग में एक इन्फॉर्मेशन, तो दैट आर परमिटेड कि भाई आप ये परमिट कर सकते हैं। सो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ के अंडर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। भाई देखिए अब ये जो क्वेश्चन आया ना ये आपके उस चैप्टर से आया है जिसका पिछली बार या पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। सो मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले हैं इट डजेंट मीन कि आपको यही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। ऐसा नहीं कि बाद में बोलना कि मैडम आपने यही क्वेश्चन बताए थे हमने इतना ही पढ़ लिया, ऐसा नहीं। भाई मैंने यहाँ पे जस्ट एक सॉर्ट आउट फॉर्म में निकाला है क्वेश्चन कि भाई इस तरीके से आ सकता है एंड ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आपको बाकी चीज़ें छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें पढ़नी है बट दीज क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, इनके अलावा आपको वो चीज़ें पढ़नी है। मेरा कहने का मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन बाकी भी पढ़ना है। तो डिस्कस द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करती है भाई कि हर जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें एनिमल्स होते हैं, किनको एनिमल्स चाहिए, किनको एनिमल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किस तरीके से एनिमल रख रहे हैं, उनके पास एनिमल हस्बेंड्री या आप बोल सकते हैं कि उनके पास एनिमल्स को रखने के लिए जगह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें एनिमल एथिक्स कमेटी आइडेंटिफाई करती है। ठीक है ना। एंड तभी वो इंस्टीट्यूट्स को एनिमल्स प्रोवाइड करते ताकि वो आप बोल सकते हैं किसी भी तरह के इन्वेंशंस में या रिसर्च में यूज़ कर सकें। एक चीज़ है यहाँ पे कि
किस कंडीशन में एनिमल्स को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो एक टर्म्स है यहाँ पे कि अगर कोई इंस्टीट्यूट सिर्फ सैम्पल प्रोसीजर्स के लिए एनिमल्स को यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको एनिमल्स अलॉट नहीं किए जाएंगे इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वो पॉइंट को आपको इसमें मेंशन करना रहेगा कि भाई किस कंडीशन में एनिमल्स को प्रोवाइड। और मान लीजिए कि एक पॉइंट इसमें था कि अगर कोई रिजल्ट 1 या 2 एनिमल में आता है तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हम 60 एनिमल्स को सेक्रीफाइस करें, हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनिमल्स को यूज़ करें। सो ये एनिमल एथिक्स कमेटी में ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने रहेंगे, ठीक है। What precautions should be taken for performing experiments on animal as per CPSEA, है ना। मतलब क्या, ये आपकी कमेटी है जो आप बोल सकते हैं कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स के अगेंस्ट, ठीक है, कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एनिमल्स पे। पहला क्या कि भाई देखना है कि एनिमल को कोई अननेसेसरी सफरिंग या पेन ना हो, एनिमल बहुत ज़्यादा स्टारवेशन, ऐसा नहीं कि वो भूखा है, प्यासा है, बीमार है, डिजीज़ कंडीशन में है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई एनिमल को आप बोल सकते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है आपको उसके रिज़ल्ट की, फिर भी आप उसको किल कर रहे हो, ठीक है ना, तो भी आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर कोई एनिमल इंस्ट्रूमेंट के या एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में उसको कोई वो किलिंग की तरफ जाए, बहुत ज़्यादा उसको हार्म हो गया तो उस ड्यूरेशन में उस एनिमल को किल कर देंगे ताकि वो एक अननेसेसरी पेन से बच जाए। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें। और हाँ, साथ ही साथ ऐसे पर्सन को हैंडल करना रहेगा एनिमल को जो थोड़ा सा ट्रेंड हो, ठीक है ना। सो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं CPSEA के थ्रू जो कि आपको लिखनी रहेंगी इसमें। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट आर परमिटेड। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है परमिटेड, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ के अंडर में जो क्वेश्चन जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट जो परमिटेड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। राइट द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इसका फंक्शन क्या है ये आपको मेंशन करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन BCS सिस्टम। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना आपका, इसमें से आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। DNC एक्ट, BCS सिस्टम, ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, NDPS एक्ट, ये फार्मेसी एक्ट, ये ऐसे चैप्टर हैं कि आपको छोड़ने के बारे में सोचना ही नहीं है, राइट। सो आपको ये BCS सिस्टम का चैप्टर, नारकोटिक्स, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इन सबको तो स्किप ही नहीं करना है। सो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे थे वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। डिफाइन BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इसमें आपको जो 4 BCS क्लासिफिकेशन थे ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये सारा आपको मेंशन करना रहेगा। एनलिस्ट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यू ड्रग डेवलपमेंट। न्यू ड्रग डेवलपमेंट में जो इतने भी स्टेप्स थे ना हमारे, वो सारे आपको इसमें मेंशन करने हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ था, फिर डिस्कस द फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, ये सारा आपको मेंशन करना रहेगा। डिफाइन एथिक्स, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। ये हमारा एथिक्स का एक चैप्टर था जिसमें कि 4 बेसिक एथिक्स थे फार्मासिस्ट से रिलेटेड। तो कोई ट्रेड का था, कोई इसका जॉब का था, कोई इसका मेडिकल प्रोफेशन था, कोई ऑन हिज प्रोफेशन। तो 4 एथिक्स है। मैंने जनरली एक यहाँ पे लिखा है, इट डजंट मीट कि यही आएगा, चारों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको चारों पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ जॉब लिखा है, अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, ये सारा, ठीक है ना। तो आपको चारों पढ़ना रहेगा, कोई भी एक आ सकता है। व्हाट इज CDSC और राइट अ नोट ऑन इट। तो CDSC सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नोट्स आपको लिखना है किस लिए होता है, क्या क्या कहाँ का इसकी ब्रांचेज है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है। डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट विद डिफरेंट ऑफ डिस्पोजल एंड बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है एंड किस तरीके से, क्या क्या तरीके हैं बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के, है ना। वो इंसिनरेशन जो था, ऑटोक्लेविंग था, वो सारा आपको इसमें लिखना रहेगा, क्या क्या मेथड से हम बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। What are the guidelines provided by ICMR for human participants involving for biomedical and health research। ये आपका जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी ना कि भाई जब कोई ह्यूमन वॉलंटियर को हम अगर यूज़ करेंगे किसी भी क्लिनिकल ट्रायल्स में तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। वो उसके लिए है कि भाई क्या उसको अननेसेसरी, अगर आप बोल सकते हैं किसी स्टडीज़ में दे रहे हैं तो उससे सारा सिग्नेचर करवाना रहेगा, उसके घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसको सारी चीज़ें पहले इन्फॉर्म करनी रहेंगी। कुछ बेसिक गाइडलाइन दी है ICMR ने, आप उसको चेकआउट कर लेना डिटेल में। अब आता है ये 30 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने बनाए हैं 5 मार्क्स वाले। 30 क्वेश्चन आपके पूरे जितने भी चैप्टर था उससे मैंने 30 क्वेश्चन निकाले हैं। हालांकि आपका जो चैप्टर, आपका जो
सिलेबस है, इट्स अ वास्ट सिलेबस, बहुत सारा है उसमें पढ़ने के लिए, बट स्टिल मुझे लगा कि शायद 30 इतने इंपॉर्टेंट लग रहे थे मेरे को जिनको आपको स्किप नहीं करना है। अब आती है बात 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। राइट अ नोट ऑन शेड्यूल H एंड X। देखिए शेड्यूल में H, X, C1 इसको तो छोड़ना ही नहीं, G एंड M भी। तो शेड्यूल जितने आपके सिलेबस में मेंशन, अब चाहे वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, अब चाहे वो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, वो 1 मार्क्स में भी आ सकता है एंड वो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो कोई भी शेड्यूल को आपको स्किप नहीं करना है कि आप जो मेंशन है उसमें से स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। राइट द नोट ऑन एजुकेशन राइट द नोट ऑन एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन क्या है, इस पर आपको नोट लिखना है। राइट द नोट ऑन सब स्टैंडर्ड, एडल्ट्रेटेड एंड मिस ब्रांडेड ड्रग। इसके बारे में आपको तीनों को लिखना है। तो आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर के लिए तीनों को डेफिनेशन हो सकती है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स की, होलसेल ऑफ ड्रग्स के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ग्रांट के लिए। व्हाट आर द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज इन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट की, अगर कोई मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को अगर ऑफेंड करता है तो उसके लिए क्या पेनाल्टीज़ हैं। व्हाट इज इलिसिट ट्रैफिक एंड मैजिक रेमेडीज, ये 1 नंबर की डेफिनेशन हैं जो 3 नंबर में कंबाइन करके पूछी जा सकती हैं। राइट अ नोट ऑन NLEM विद देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो NLEM जो आपका नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं वो आपको पढ़ना रहेगा इसमें, एंड इसमें आपको उसके बारे में लिखना रहेगा एंड उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर लेबलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट एज पर FSSAI, मतलब FSSAI के अकॉर्डिंग क्या लेबलिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हमारे फूड प्रोडक्ट के, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डिफाइन ANDA एंड न्यू ड्रग, न्यू ड्रग क्या होती है, ANDA क्या होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ब्रांडेड ड्रग एंड जेनरिक ड्रग। व्हाट आर द गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें अब 4 है ना, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिटी फार्मेसी। सो यहाँ पे मैंने ऐसे ही तुक्का मार करके एक लिख दिया है। अब भाई जो हमने नहीं देखा कि भाई इसमें से क्वेश्चन कैसा आया है, उसमें तो हमें ये कोशिश करनी रहेगी कि हम सारा पढ़ें, है ना। तो इसमें आप लोग चारों पढ़ लेना, कोई सा भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्युनिटी फार्मेसी वाला ज़्यादा आने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं अच्छी समझाने के लिए। व्हाट आर एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट, एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जो परमिटेड है उन्हीं को बोला जा रहा है। मैंने दोबारा क्वेश्चन डाल दिया है इसमें गलती से। डिफाइन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं ट्रेडमार्क के, ठीक है ना, वो सारा आपको मेंशन करना है। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखना रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द योर क्वेश्चन। एंड ये जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आप इसके अलावा, इसको तो पढ़ना ही, साथ साथ इसके अलावा जितना भी ज़्यादा बाकी चीज़ें छूट गई हैं उनको भी आपको कवर करना है, क्योंकि आप 1 नंबर के लिए तो क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे ही, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी स्किप हो गई हैं हमसे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वेरी वेरी मच बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।